So, good morning, students. In your last class, you have discussed about the first chapter of organic chemistry, that is structure and bonding. In that chapter, you have discussed about what is organic chemistry and why carbon is known for organic chemistry की कार्बन क्यों लिया, बाकी सबको क्यों नहीं लिया. तो वहाँ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तक आपका डिस्कस हो गया था. In next class we were discussing about some next things. The first one is localized and delocalized electrons. What are localized and delocalized electrons? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लोकलाइज्ड का मतलब एक जगह पे पर्टिकुलरली एक रीजन में कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन ए पर्टिकुलर रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए, सिर्फ वहीं पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी मैक्सिमम होगी, दूसरी जगह पे वो मूव नहीं करते हैं. उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. द सेकेंड वन इज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर रीजन, कि वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ज़रूरी नहीं है, वो मूव कर सकते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड, कि जो लोकलाइज्ड ना हो. जैसे एग्जाम्पल में हम लेके चले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव. यहाँ पे मेरा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन से होता है. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर मूव नहीं कर सकते, ये आगे कहीं भी मूव नहीं कर सकते. तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? सिर्फ इसी कार्बन के ऊपर क्या हो गए हैं? लोकलाइज्ड हो गए. जबकि इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे आके मूव हो सकता है क्योंकि यहाँ से फर्दर इसकी वैलेंसी एक बढ़ गई. जैसे ही यहाँ पे आएगा इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा हो गई ना. तो इस वाली वैलेंसी को भी आगे फर्दर नेक्स्ट कार्बन पे हमें भेजना होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करके. तो क्या हो जाएगा? CH2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया? CH2. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे अब कहाँ आ गए? यहाँ पे. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स नहीं है. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ़ायदा क्या होता है? देखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर लोकलाइज रहेगा तो मेरे चाहे इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी में हो या इससे ज़्यादा रीजन में हो, वो एक जगह पे फिक्स रहेंगे. तो जो मेरी बॉन्ड लेंथ है, बाकी जितने भी एटम्स है, भाई इसके साथ जो ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है ये कितना भी लंबा हो सकता है. ठीक है, मतलब ये दूर तक फ्रीली है. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है तो ये वाला पार्ट क्या है? मेरा फ्री है. इनके बीच में इंटरेक्शन कम है, मतलब इनकी लेंथ क्या है? ज़्यादा है. जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो क्या है? इनको आपस में पास रहना पड़ता है, इनको नियर बाई रहना पड़ता है, तभी तो एक दूसरे का इफेक्ट शो कर पाएंगे. तो ये क्या करते हैं? बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करता है. जहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगी वहाँ पे टोटल बॉन्ड लेंथ जो मॉलिक्यूल की होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है. और किसी की भी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने का मतलब है कि वहाँ पे बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना. जब बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज. बॉन्ड अगर शॉर्ट हो गया, बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी? इंक्रीज. सेकेंड चीज, जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है? बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी. कभी भी बॉन्ड लेंथ अगर शॉर्टर है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेरे को जो एनर्जी देनी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो मेरी यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है. सॉरी, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ से नहीं जाएगी, बॉन्ड एनर्जी किससे जाएगी? कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मेरे यहीं पे ही रहते तो मुश्किल था किसी को बाहर से इसको ब्रेक करना. बट अब ये क्या कर पा रहे? मूव कर पा रहे. कभी यहाँ प्रेजेंट है, कभी यहाँ प्रेजेंट है, तो मेरे को मौका मिलते ही मैं क्या कर सकती हूँ? इसको ब्रेक कर सकती हूँ. जब जैसे ही टाइम लगेगा, वहाँ एक टाइम तो ऐसा होगा जहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो तब कम होगी जब मैं इसको ब्रेक कर दूंगी. तो बॉन्ड एनर्जी उस टाइम पे क्या होगी कि इसके मूव करने से, इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज. जब बॉन्ड एनर्जी कहीं पे डिक्रीज होती है या बॉन्ड लेंथ कहीं पे डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है. So after localized or and delocalized electrons,
वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फोर्सेस और लाइक वंडरवाल फोर्सेस में आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, वंडरवाल फोर्सेस। तो सबसे पहले आता है वंडरवाल इंटरेक्शन। वंडरवाल इंटरेक्शन किन के बीच में होता है? वंडरवाल इंटरेक्शन बताने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये बताना था वंडरवाल इंटरेक्शन कब होता है। वंडरवाल इंटरेक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। आपको पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिन पे एक साइड प्लस चार्ज है और एक साइड माइनस चार्ज है। जब ऐसा चार्जेस होता है तो मेरा दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा होगा जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होगा। उनमें तो क्या होता है, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाती है। बट वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल इंटरेक्शन उन मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कोई पोलर टाइप की चीज़ है ही नहीं, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। सबसे पहले किस में होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? वीक फोर्स होगा। सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है वो वंडरवाल इंटरेक्शन होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। नॉन पोलर के एग्जांपल्स क्या है आपके पास? एल्केन्स है, बेंजीन है। उनमें कैसे इंटरेक्ट करेगा? जैसे एल्केन का अगर मैं एग्जांपल लिखूँ तो CH3 ये मेरा एक मॉलिक्यूल हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होगा? CH3 कोई इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, सॉरी इंटरेक्शन तो है बट इसमें कोई पोलर टाइप का इंटरेक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा आपस में। बट फिर भी अगर मैं एक कंटेनर में देखती हूँ कि मेरे पास, मैं ये कह देती हूँ कि इसमें इथेन गैस भरी हुई है, इस डब्बे में कोई भी एक बीकर लेती हूँ, कोई भी एक बोतल लेती हूँ, उसमें मैं ये कह देती हूँ कि इथेन गैस है उसमें, तो ज़रूरी तो नहीं है उसमें एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और वो मॉलिक्यूल्स अपने एक दूसरे को अपने आप से इंटरेक्ट करके रखते हैं। और जो फोर्स इनको इंटरेक्ट करके रखता है, जो इनको आपस में जोड़ के रखता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वंडरवाल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये वंडरवाल इंटरेक्शन जो है ये कब स्ट्रॉन्ग होगा, कब वीक होगा, ये डिपेंड करता है कि मेरे जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, कि वो दोनों आपस में कितना कांटेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगी इनकी स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जैसे मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट, नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं दोनों हाथों में ग्लू लगा देती हूँ, इधर भी मैंने ग्लू लगाया, इधर भी मैंने ग्लू लगाया है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ूंगी तो मेरा ये जो है ये भी एक बॉन्ड बना है, और इधर से ऐसे जोड़ूंगी तो भी ये बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग होगा या ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? ऑटोमेटिकली जिसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा वो बॉन्ड मेरा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेज देन फोर्स इंक्रीजेज। नेक्स्ट आता है कि इस फोर्स का मेन एप्लीकेशन क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? वंडरवाल इंटरेक्शन का जो एप्लीकेशन है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल मेरा लिक्विड से वेपर में जाएगा, लिक्विड से वेपर में जाने के लिए क्या होगा? लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, वेपर में जाने के लिए उन मॉलिक्यूल को आपस में ब्रेक होना पड़ेगा और दूर दूर जाना पड़ेगा। तो ब्रेक होना मतलब उनके बीच में जो फोर्स लगा था, जो है दो एल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये इंटरेक्शन था, इसको ब्रेक करना है मेरे को। तो इसको ब्रेक कब करूँगी मैं? अगर मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हुआ, फोर्स कम हुआ तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा मेरा। और अगर मेरा ये एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है तो क्या होगा? मेरा फोर्स स्ट्रोंगर है, फोर्स स्ट्रोंगर है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हायर होगा। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेज, फोर्स इंक्रीजेज, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट, ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है? एल्केन में आपको पता है सिंपल पेंटेन की चेन भी होती है, और मेरे पास क्या होता है? आइसोपेंटेन भी होता है, नियोपेंटेन भी होता है। उनमें क्या फर्क आता है? पेंटेन की तो जस्ट नॉर्मल चेन तो ऐसे हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ब्रांच पेंटेन की, तो मेरा ब्रांच पेंटेन आ गया, ठीक है। इससे क्या हो गया? इसमें तो मेरा क्या हो रहा था? आपस में कांटेक्ट कम हो रहा था, आपस में कांटेक्ट कम हो पा रहा था। इस एंड का और इस एंड का कांटेक्ट कहाँ होगा? जबकि इसमें देखोगे तो चारों एंड जो है वो पास पास हो गए, तो उनमें एरिया ऑफ कांटेक्ट हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स और पास आएंगे, तो वो गैसियस स्टेट से
लिक्विड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ऐसे ही एल्केन्स में अगर आप देखते हो तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक आपके पास गैस होती है और उसके बाद जो उसकी नॉर्मल लिक्विड स्टेट होती है वो क्या आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आने लग जाते हैं, गैस टू लिक्विड में मूव होने लग जाते हैं। ये है आपके पास वंडर वाल इंटरेक्शन। So after van der Waals forces we have to come to second part of interaction, that is dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction जब आपको डिस्कस करना है तो फर्स्ट थिंग आपको जो पता होनी चाहिए वो होती है डाइपोल। डाइपोल क्या होता है मेरा, डाइपोल दो पोल्स के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होगा उसी को आप क्या बोलते हो, डाइपोल मोमेंट। एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उस जो मेजरिंग क्वांटिटी है उसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट करती हूँ, डाइपोल मोमेंट से। तो डाइपोल्स क्या होते हैं, दो अलग अलग चार्जेस के पोल और उनके बीच का जो चार्ज का डिफरेंस होगा उसको किससे मेजर किया जाता है, डाइपोल मोमेंट से, दैट इज म्यू। तो दो डाइपोल्स ऐसे हो गए, एक के पास प्लस चार्ज एक के पास माइनस चार्ज, एक डाइपोल ये हो गया, दूसरा डाइपोल ये हो गया। ये क्या कर लेते हैं, इनमें अपोजिट चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को अपने अलाइन में ले आते हैं, अपने आमने सामने ले आते हैं। तो क्या हो जाता है, प्लस वाला माइनस के पास चला जाता है और अपोजिट चार्जेस दूर चले जाते हैं। तो इनके बीच में क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। हालांकि ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा, जो वंडर der वाल है उनसे भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो तो वीक फोर्सेस थे और ये उनसे स्ट्रोंगर है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड से ये वीकर है। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके एग्जाम्पल्स वो होंगे जिनमें डायपोल बन रहा होगा। डायपोल किस में बनता है, लाइक पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे आप मान लो HCl का एग्जाम्पल लेके चल लो, दो HCl मॉलिक्यूल है, H पे प्लस चार्ज आता है, Cl पे माइनस आता है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल एल्केन से हायर होता है। इसके बाद आता है मेरा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ये भी एक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है कि जिनमें पहले से तो कोई चार्ज डेवलप नहीं है, बट जैसे उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है तो उनमें ऑटोमेटिकली चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे अगर एल्केन मॉलिक्यूल्स है, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं होता है, बट जैसे अगर वो किसी दूसरी एल्कीन के पास आएगा तो अपने आप को मूव कर लेता है। मूव करके क्या होगा, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। जब उसने मूव कर लिया तो एक पे क्या आ गया, नेगेटिव, दूसरे पे पॉजिटिव, ऐसे ये मूव कर लेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, आपस में इंटरेक्शन हो गया या नहीं। तो इसको बोलते हो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें अभी तक इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। उससे पहले अगर आप देखो तो एक टर्म आती है वंडर der वाल रिपल्शन। वंडर der वाल रिपल्शन क्या होता है, वंडर der वाल रिपल्शन जो है ये कुछ नहीं है। वंडर der वाल रिपल्शन क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स कब तक पास रह सकते हैं, जब तक वो आपस में इतना कांटेक्ट कर ले कि दोनों एक दूसरे के एटॉमिक रेडियाई तक आए, तब तक तो ठीक है। इस रेडियाई को क्या बोलते हैं, वंडर der वाल रेडियाई। अगर वंडर der वाल रिपल्शन की बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, वंडर der वाल रेडियाई। अगर ये वंडर der वाल रेडियाई इनका जो आपस में आना जाना है वो वंडर der वाल रेडियाई से भी पास आ जाए, जो इनका आपस का डिस्टेंस है वो उससे भी कम हो जाएगा, तो मेरा मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय रिपेल करना शुरू कर देगा। इसी को बोलते हैं वंडर der वाल रिपल्शन। ओके, ठीक है।